नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी खबरों का। जी हाँ, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव अब एकदम करीब है और लगभग 2 या 3 महीने में जो है चुनाव संपन्न होगा। लेकिन इसी तैयारी में जो है सभी पार्टियां और सभी नेता लग गए हैं। आज हम अपने वीडियो में यही चर्चा करेंगे कि महाविकास आघाड़ी विरुद्ध महायुति यानी महायुति विरुद्ध महाविकास आघाड़ी किस तरह की रणनीति पे चल रहे हैं और क्या क्या योजनाएं हैं, इसी पर हम थोड़ा चर्चा कर लेंगे। खासकर जो है इस समय महायुति का पलड़ा जो है जिस तरह से दिखाया जा रहा है कि कमज़ोर है, तो ऐसी स्थिति नहीं है। इसी में थोड़ा फोकस करेंगे। हमारे साथ में सुभाष काले जी जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे हम पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि महायुति की जो लोकसभा चुनाव के परिणाम थे उससे जो आंकड़ा किस तरह अलग है। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। क्या कहेंगे महायुति के लिए जो स्थिति बन रही है या बनी हुई है, और लोकसभा परिणाम से भी अगर हम जानेंगे तो क्या सत्ता परिवर्तन संभव है? अभी क्या हुआ है, लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आ गया जी। और महाराष्ट्र में हमने देखा है कि 30 सीट महाविकास आघाड़ी को मिली और महायुति को सिर्फ 17 सीट मिली। एक अपक्ष है, वो भी सांगली का अपक्ष है जो कांग्रेस का है, यानी वो भी महाविकास आघाड़ी। और मतलब वो जाएगा महाविकास आघाड़ी के साथ। मतलब 31 और उसके अगेंस्ट 17। तो अगर हम हिसाब लगाते हैं कि भाई चलो, एक जैसे अभी जयंत पाटिल कांग्रेस के लीडर और शरद पवार जी के पार्टी के लीडर्स लोग बोलते हैं कि हम कम से कम 180 सीट जीत के लाएंगे जी। उनका कैलकुलेशन है कि 30 सीट महाविकास आघाड़ी ने जीत के लाए। एक लोकसभा में 6 विधानसभा है, तो 6 को मल्टीप्लाई करते हैं 30 से, तो 180 सीट हो गए। उस हिसाब से वो बोल रहे हैं कि हमको 180 सीट मिलेगी। लेकिन अगर हम देखेंगे कि लोकसभा का जो रिजल्ट आया है और उसका विधानसभा वाइज अगर हम विश्लेषण करते हैं, उसकी मालूमात लेते हैं, तो कौन सी विधानसभा में महायुति आगे है और कौन सी विधानसभा में महाविकास आघाड़ी है, इसका अगर हम लेखा जोखा करेंगे जी, तो रफली ऐसा दिख रहा है कि 180 के ऊपर विधानसभा क्षेत्र में जी महायुति आगे है और 110 के आसपास समझो या प्लस माइनस महाविकास आघाड़ी आगे है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मतलब जैसे हमने देखा है कि जैसे मुंबई के सीट्स है, परभणी है, धुलिया है, जलगांव है, या ये सब जगह ये जहाँ पे महाविकास आघाड़ी अभी भिवंडी है, यहाँ पे क्या हुआ, चार विधानसभा क्षेत्र में कपिल पाटिल जी को लीड है, लेकिन 2 विधानसभा क्षेत्र में महाविकास आघाड़ी को लीड है। और वो इतना लीड है कि कपिल पाटिल जी ने जो लीड लिया था उसके एकदम आगे निकल गया। ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोकसभा के हुआ है। जैसे अभी हम मीर कोटेचा का देखते हैं तो उनको भी 4 विधानसभा में लीड है। ऐसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज है जहाँ पे 3 विधानसभा, 4 विधानसभा, कई जगह तो 5 विधानसभा में महायुति को लीड है, लेकिन एक ही विधानसभा ने उनको वाइप आउट कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि महाविकास आघाड़ी अब पूरे जोर शोर से निकल पड़ी है और विधानसभा में लगता है सरकारी बना लेंगे। हाँ, और अभी हो गया, अभी हमको सिर्फ मुख्यमंत्री की शपथ ही लेना बाकी है। इस तरीके से वो चल रहे हैं। और इसकी दूसरा ये है कि इसके कारण आज महाविकास आघाड़ी में खिटपिट चालू हो गई। कांग्रेस कह रही है हम बड़े भाई है, उद्धव ठाकरे बोल रहा है हम बड़े भाई है, हम इतना सीट, उद्धव ठाकरे ने डिक्लेयर किया कि 288 सीट में हम लोग चुनाव लड़ेंगे या चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो अभी उन्होंने सर्वे चालू किया है कि कौन सी सीट कहाँ मिलना। उन्होंने कल उनके नेता भास्कर पाटिल कोकण के, उन्होंने डिक्लेयर किया कि विदर्भ में हमको 32 सीट चाहिए, 33 सीट चाहिए। तो ये जो खिटपिट चालू ही रहेगी। अक्टूबर महीने में विधानसभा है, ये सीट का बंटवारा बहुत कठिन, जैसे महाविकास आघाड़ी को है वैसे महायुति को भी है। अच्छा, हम अभी शिवसेना शिंदे गठ के स्ट्राइक उन्होंने उनके 7
चुन के आए हैं, बीजेपी के 9 आए, बीजेपी को बहुत बड़ा फटका पड़ा है। तो अभी किसकी ताकत ज़्यादा है, किसकी ताकत कम है, कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन भारी पड़ सकता है, ये सब चर्चा, इसका कैलकुलेशन, इसका सर्वे, इसका अभ्यास होते रहेगा। लेकिन आज इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन के बैकग्राउंड में जी जो हम देख रहे हैं, ये ऐसा देख रहे हैं कि अगर महाविकास आघाड़ी और महायुति इंटैक्ट रहती है, मतलब यहाँ पे यानी 3 पार्टी इसमें, 3 पार्टी उसमें, अगर हाँ, रहती है। तीनों पार्टी एक साथ है और इधर भी तीनों पार्टी एक साथ है, तो ये इलेक्शन एक अच्छी कांटे की टक्कर हो सकती है। और प्रेडिक्ट करना कि कौन आगे जाएगा या कौन सत्ता लाएगा, ये थोड़ा अभी तो कोई बोल नहीं सकते, लेकिन मुश्किल हो जाएगी। जी। क्योंकि जो माहौल और जो लोकसभा में जो परिवर्तन हुआ है, उसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया है। और हो सकता है कि जब वो एक साथ फिर से लड़ेंगे, तीनों पार्टियां, अनाउंस तो कर ही दिया है, उबाठा, कांग्रेस और शरद पवार, ये तीनों अगर एक साथ लड़ते हैं तो नेचुरली जो ताकत उनकी एक साथ का उनको फायदा मिलेगा, वो काफ़ी अच्छा फायदा मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि बीजेपी की ताकत, शिवसेना, एकनाथ शिंदे की ताकत और अजित पवार की ताकत, ये अगर हम साथ में लाते हैं तो वो ताकत एक साथ रहती है क्या, ये बहुत अहम सवाल है। क्या अजित पवार को साथ में लेकर महायुति गठबंधन इलेक्शन लड़ सकेगी? क्या मनसे क्या करेगी? अभी लोकसभा में मनसे ने बिनशर्त पाठिंबा दे दिया था महायुति को, लेकिन क्या अब मनसे को महायुति में लेना ठीक रहेगा क्या? ये सब सवाल आज पॉलिटिकल सिनेरियो पे है। और ये जो दिख रहा है मुझे आज कि कहीं ऐसा भी हो सकता है मेरे हिसाब से कि सब पार्टियां अलग लड़ेगी। 6 या 3, 3 और 7वीं मनसे, ये सब बाकी छोटमोट पार्टी भी है, बहुजन विकास आघाड़ी है, बोलो तो गिनती में नहीं है, ऐसी छोटी छोटी पार्टियां भी है। लेकिन ये सब पार्टियां हो सकता है कि विधानसभा में अलग अलग लड़ सकती है, और अलग लड़ के रिजल्ट क्या आएगा और साथ में लड़ेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका अगर हम लेखा जोखा करते हैं तो मुझे आज ऐसे लग रहा है जी कि जो रिजल्ट लोकसभा और माहौल के हिसाब से, कि अगर सब पार्टियां अलग लड़ेगी तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी ही आने वाली है। बीजेपी को इसका बहुत बड़ा फायदा होगा। बीजेपी से सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से कम 130 तक एमएलएज अगर बीजेपी अकेली लड़ेगी तो आ सकते हैं, और सब पार्टियां अलग लड़ेगी तो मतलब उनके भी 3 अलग लड़े। हाँ, मतलब अगर वो तीनों साथ में लड़ते या बीजेपी अकेली लड़ी तो नहीं होगा। अगर तीनों 6 के 6 और मनसे को पकड़ते तो 7 पार्टियां अगर अलग लड़ती है तो सबसे फायदेमंद रहेगी बीजेपी। उसके बाद अगर फायदेमंद कोई रहेगा तो वो रहेगा एकनाथ शिंदे की शिवसेना। ये आज चित्र दिख रहा है, और हो सकता है कि इलेक्शन के बाद फिर से बीजेपी, एकनाथ शिंदे और अजित पवार साथ में आके सत्ता कर सकते हैं। अगर ये अलग लड़ते हैं तो उनकी टोटल 180 तक जा सकती है। अगर ये चित्र अभी दिख रहा है। एक दूसरा सवाल ये है कि अगर वो तो साथ में लड़ने की घोषणा कर दिए हैं महाविकास आघाड़ी, और ऐसे में अगर तीनों साथ में अलग अलग लड़ेंगे तो नुकसान हो जाएगा। नहीं, डेफिनेटली मैं वही बोल रहा हूँ आपको कि महाविकास आघाड़ी अगर एक साथ लड़ती है और महायुति अगर एक साथ रहती है तो कांटे की टक्कर होगी। नहीं, वो एक साथ रहे और ये अगर ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसका कारण मैं बता रहा हूँ कि जब वो एक साथ लड़ेंगे तो नेचुरली इनको कंपल्शन है, फिर बीजेपी अकेले लड़ ही नहीं सकती जी। उनको एकनाथ शिंदे और अजित पवार को साथ में लेके ही लड़ना पड़ेगा, तो ही फाइट होगा, तो ही फाइट होगी, और तो ही वो फाइट दे सकते हैं। और हो सकता है कि कांटे की टक्कर में एनडीए आगे निकल जाएगी। लेकिन अगर ये 6-7 पार्टी अगर अलग अलग लड़ती है तो सबसे बड़ा फायदा बीजेपी को होगा। बीजेपी कम से कम 130 के ऊपर सीट ला सकती है, और बाद में अलायंस करके फिर से महायुति 180 तक जा सकती है, ऐसा मेरा अनुमान है जी।
आप क्या देख रहे हैं, सीन क्या देख रहे हैं? तो मतलब अभी तो 2-3 महीने समय है, ऐसे में अजित पवार को लेके भी असमंजस बना हुआ है। शिंदे साहब तो साथ में रहेंगे तो नो डाउट, और उधर भी कांग्रेस और उद्धव जी में जो है बड़ा भाई छोटा भाई का मामला चल ही रहा है। तो देख क्या रहे हैं, पिक्चर क्या देख रहे हैं आप? नहीं, मुझे आज के माहौल में तो ऐसा दिख रहा है कि अभी ये महाविकास आघाड़ी वाले कितना भी एक दूसरे के ऊपर खिंचातानी करते रहेंगे तो भी उनको एक चीज़ पक्का मालूम हो गया है लोकसभा इलेक्शन के बाद कि अगर हम साथ में है तो ही हमारा फायदा है। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे, एक दूसरे को काटने की कोशिश करेंगे तो हमारा नुकसान है। कर जाएंगे सब, जैसे कि सांगली में हुआ जी। शिवसेना का कैंडिडेट खड़ा था, कांग्रेस का अपक्ष खड़ा हो गया और फिर भी कांग्रेस का अपक्ष चुन के आए। तो महाविकास आघाड़ी के नेता पूरी बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि अगर हम तीनों साथ लड़ते हैं तो ही हम टक्कर दे सकते हैं एनडीए को, टक्कर दे सकता है एनडीए को। अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। फिर भले बीजेपी, शिवसेना, एकनाथ शिंदे और अजित पवार अलग लड़ते भी है तो भी उनको फायदा ज़्यादा होगा और अपना काफ़ी नुकसान होगा। ये महाविकास आघाड़ी के नेता अच्छी तरह जानते हैं और मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ये रिस्क नहीं लेंगे जी। वो किसी भी हालत में कम ज़्यादा सीटों का बंटवारा करके एक दूसरे के ऊपर गाली गलौज करेंगे, खींचातानी करेंगे। हो सकता है कई जगह उनके अपक्ष भी खड़े रहेंगे, लेकिन फिर भी वो साथ में लड़ने की कोशिश जरूर करेंगे और उस कोशिश ही उनको युति को टक्कर देने की ताकत दे सकती है। अगर वो अलग लड़ते हैं तो कहानी खत्म। धन्यवाद सर तो जानकारी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जो स्थिति परिस्थिति बन रही है उसके बारे में आपकी प्रतिक्रिया तो जरूर होगी, उसके लिए की जरूर, लेकिन सवाल यहाँ पे यही है कि जो लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद जिस तरह से महायुति में एक तरह से नर्वसपना जो दिख रही है उसको दूर करने के लिए इन्हें क्या करना होगा, ये भी बड़ा सवाल उठता है। और सबसे बड़ा सवाल आप लोगों के ऊपर भी उठता है कि आप लोग जो वोटिंग करते हैं, अगर बड़ी संख्या में अगर बाहर नहीं आएंगे तो वन साइडेड वोट होगा, ये तो पक्का है, क्योंकि लोकसभा में सबने देख लिया है और इसके ऊपर भी सर्वे चालू है। जिस तरह से वोट जिहाद का नाम जिस तरह से दिया जा रहा है, ये सबको पता है कि किस तरह से वोटिंग हुआ है और कैसे सीट जो है यहाँ पर महाराष्ट्र में महायुति की गई हुई है। तो इसको देखते हुए अगर आप बड़ी संख्या में बाहर निकलते हैं तो उसका जो है नो डाउट कि इसका जो है प्रतिशत अलग ही होगा और एक अच्छा मुकाबला देखने को महाराष्ट्र में मिल सकता है। आप सही बोल रहे हैं। एक्चुअली अपने महाराष्ट्र हो या पूरे हिंदुस्तान में हो, भारत में हो, वोटिंग परसेंटेज जो है जी वो 60, 61, 60, 50 के आसपास, कई जगह तो 50% भी। महाराष्ट्र में 54 महाराष्ट्र में 54% तक, 52% तक वोटिंग हुआ है। जब तक 70 तक नहीं तो जाएगा, 75 तक इसका नहीं जाएगा। मतलब ये असली लोकशाही का रिजल्ट नहीं, बिल्कुल लोकशाही का रिजल्ट असली कब होगा, जब 70%, 80% लोग वोटिंग को जाएंगे और अपना वोट भले किसी भी पार्टी को दे जी। तुम वोट किसको दो ये बात अलग है, लेकिन आप अगर वोटिंग को टालते हैं, आप वोटिंग के बजाय दूसरा कहीं काम करते हैं, आप वोटिंग को बाजू में रखकर उसको फर्स्ट प्रेफरेंस देने के बजाय लास्ट प्रेफरेंस देते हैं, तो मेरे हिसाब से ये अपने देश के खिलाफ एक स्टेप होगी। देश को अगर अगर आप अपने देश से, अपने भारत से, अपने हिंदुस्तान से अगर सच्चा प्यार करते हैं तो मेरा हर नागरिक को, हर वोटर को एक प्रार्थना है मेरी कि आप वोटिंग ज़रूर करें। किसको करें वो आपकी मर्जी, लेकिन वोटिंग करने बूथ तक जाइए, वहाँ पे वोट कीजिए और आपको जो पार्टी पसंद है, जो कैंडिडेट पसंद है उसको वोट ज़रूर दीजिए। जब तक पूरी तरह से वोट नहीं होगी तब तक हम लोकतंत्र को जो है इससे ऐसी जो है स्ट्रांग, वो लोकतंत्र की वो एक बड़ी सबसे बड़ी बात, लोकतंत्र को मजाक बनाते रहेंगे। इस तरह से हम कहते रहेंगे कि ये पार्टी चोर है, ये पार्टी चोर, हम कोई वोट दे, तो ये सब बातें नहीं होनी चाहिए। आपके एक ही आपकी सरकार आपके हाथ में है, ये सोच के जो है वोट देना आपका अधिकार है, वो देना ही चाहिए। तो आपको जो है कमेंट बॉक्स में जरूर आपकी प्रतिक्रिया दीजिए इस विषय पर और बने रहिए हमारे साथ ऐसी खबरों के लिए। हम विधानसभा से जुड़ी हर खबरें जो है आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए आपको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद सर, धन्यवाद, जय हिंद।